सभी वैद्यजनों को नमस्कार। और आप जैसे कि जानते ही हैं कि फ़ीवर की हमारी सीरीज़ चल रही है। लास्ट 3 वीडियो में भी हमने फ़ीवर की काफ़ी सारे एस्पेक्ट को कवर किया है। आज के लिए हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में, और मलेरिया और त्रिदोषात्मक ज्वर और डेंगू के बारे में पिछले वीडियो में जाके ज़रूर एक बार देखिएगा। और वो वीडियो आपने देख ली है तो फिर ये 4th पार्ट है इस सीरीज़ का, तो इसको देखिए। और टाइफाइड फ़ीवर की जहाँ तक हम बात करें तो उसको आयुर्वेद में आंतरिक ज्वर की तरह देखा जाता है। ये एक तरह से कफज दोषजन्य व्याधि है, और कफज फ़ीवर की तरह ही इसको, कफज ज्वर की तरह इसको हम समझते हैं, और कफज की तरह ही इसको देखना है। और ये थोड़ी सी अलग व्याधि हो जाती है ज्वर से, क्योंकि इस व्याधि में ना ज्वर प्रतिरोधक वाला सिद्धांत काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कफ इतना रहता है कि कफ के पाचन के बिना ज्वर जाता ही नहीं है। तो जो इसमें आपको काम करने के लिए पाचन बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। तो इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना है ये थोड़ा सा मैं आपको आज अच्छे से बताऊंगा। इसके हिसाब से आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट और बहुत आसानी से आप इस डिसीज़ पे कमांड कर लेंगे। ऐसे ये बहुत ख़तरनाक डिसीज़ है, आसानी से ठीक होती नहीं है, और लगभग 21 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक भी फ़ीवर, मतलब पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है कि उसको फ़ीवर है या उसका टाइफाइड अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसको वीकनेस लगती है, आराम करने का मन करता है। तो ये जो व्याधि है ये इसी तरह से जाती है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप इसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो मैंने जैसे हर बार बताया है वैसे ही इसमें भी पेशेंट को बड़ा अच्छा फ़ील होता है, जल्दी ठीक होती है और आराम बहुत जल्दी मिल जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो ट्रीटमेंट है वो अपने को अलग करना है, लेकिन मैं पहले आपको डायग्नोसिस बताऊंगा कि किस तरह से आप समझ पाएंगे टाइफाइड फ़ीवर है। क्योंकि अगर इसमें आपने विषम ज्वर का ट्रीटमेंट दिया तो वो काम नहीं करेगा और परिस्थिति बिगड़ सकती है उस ट्रीटमेंट से। तो यहाँ का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा अलग है, इसलिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए 4-5 पॉइंट हैं लगभग इम्पोर्टेंट, उन पे आपको ख़ास ध्यान देना है। सबसे पहले कि पेशेंट की जीभ जो है वो हमेशा आपको वाइट कोटेड मिलेगी, क्योंकि उसके शरीर में मल है, कफ की वृद्धि है, आम की अवस्था है, तो उसमें कोटेड आपको मिलती ही है जीभ, तो वो हमेशा मल आपको मिलेगी। उधर शूल भी इसमें कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उधर शूल की अवस्था भी इसमें देखने को मिलती है। मल पेशेंट का हमेशा पिच्छिल मल प्रवृत्ति रहती है, आम युक्त मल रहता है, पिच्छिलता रहती है उस मल में, तो ये आपको देखने को मिलता है। साथ में उसको अरुचि की समस्या रहेगी, क्योंकि अग्निमांद है, सामता है, अरुचि उसको रहती है। और एक स्पेसिफिक सिम्टम इसका है जो बहुत ज़्यादा आजकल और ज़्यादा बढ़ गया है, कि पेशेंट को बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है इसमें, और जो मल त्याग जो पेशेंट करता है वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। कभी वो द्रव रूप में भी कर सकता है, कभी सेमी सॉलिड डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इसमें बहुत कम मिलती है। कई बार पेशेंट को सिर्फ ऐसा लगता है कि मोशन के लिए जाना है, लेकिन मोशन के लिए जाके बैठता है तो उसको मोशन आता ही नहीं है, तो उसको बार बार अर्ज होती है लेकिन मोशन नहीं आता है, या बहुत कम आता है, बार बार मोशन के लिए उसको अर्ज होती है। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम है, अगर ये आपको मिलता है फीवर के साथ में तो ये टाइफाइड कंफर्म आप उसको डायग्नोसिस करिए। फीवर इसमें नॉर्मली 102 के नीचे रहता है, कई बार फीवर 104 तक भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, हाई ग्रेड फीवर भी इसमें मिलता है देखने को। और तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा अच्छे से डायग्नोस करो। डायग्नोसिस इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विषम ज्वर की चिकित्सा देते हैं तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए इसको अच्छे से डायग्नोस करके और फिर इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करो। और ट्रीटमेंट में इसको बता दूँ तो सबसे पहले, जैसे हर फीवर में है, इस फीवर में भी आपको लंघन करना ही करना है। लंघन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम की अधिकता है शरीर में, तो लंघन बहुत ज़रूरी है, लंघन बिल्कुल करना ही है। हो सके तो आप इसमें एक प्रॉपर मतलब डाइट फॉलो कीजिए, कि एक कोविड डाइट है जो हमारे सर चलाते हैं, उस डाइट का भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट डे सिर्फ नारियल पानी और गर्म पानी पे पेशेंट को रखना है, सेकेंड डे गर्म पानी और पतली चावल की खिचड़ी, और थर्ड डे भी लगभग चावल की खिचड़ी के साथ आप जा सकते हैं। सेकंड डे कोशिश करिए कि सूप वगैरह दे दें, दाल का पानी दे दें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड डे चावल की खिचड़ी के साथ जाइए। इस तरह से 3 दिन डाइट फॉलो ज़रूर कराएं साथ में, और फिर उसके बाद भी 4 डे से ऐसा नहीं कि नॉर्मल खाना फिर लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे फिर उसको खाने को बढ़ाना है अपने को। ज़्यादातर कोशिश करिए कि हल्का भोजन इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाचन के बिना ये व्याधि जाएगी नहीं। अगर व्यक्ति ने पाचन नहीं किया ना तो वो बढ़ता जाएगा, फिर 21 दिन, 20 दिन, 25 दिन वो जाती जाती व्याधि। लेकिन आयुर्वेदिक सिद्धांत के साथ जाता है तो 7-8 दिन में ही काफ़ी अच्छा फील करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड वैसे 21 दिन का है,
21 दिन तक ये व्याधि आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो 7-8 दिन में बहुत ज़्यादा आराम पेशेंट को मिल जाएगा। फीवर रहेगा भी सही, उसके बाद तो कम हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। और मेडिसिन में इसमें नॉर्मली त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग कर ही सकते हैं। एक मेडिसिन बहुत अच्छी है इसमें, संजीवनी बटी, बहुत अच्छा प्रयोग है संजीवनी बटी का, इसमें बिल्कुल आप दे सकते हैं। और 102 फीवर तक 250 mg संजीवनी बटी आप TTS देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। 102 से अगर फीवर ज़्यादा जाता है तो फिर उसमें नवसादर को आप ऐड कर सकते हैं। नवसादर को शुद्ध करके ही ऐड करना है इसमें। और 250 से 500 mg के अराउंड आप नवसादर को 250 mg संजीवनी बटी में ऐड करके दीजिएगा तो हाई ग्रेड फीवर की केस में वहाँ पे फीवर वो नॉर्मल मिलेगा। सिद्ध जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध जल को आपको यहाँ बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, जिसमें सिद्ध जल का प्रयोग बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ही शुंठी का सिद्ध जल आप इसमें दे सकते हैं, मुस्ता का सिद्ध जल आप दे सकते हैं। और इन दोनों से अच्छा एक सिद्ध जल इसमें काम करता है जो है लवंग का। लवंग में ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती है कि वो टाइफाइड फीवर और आंतरिक ज्वर पे बहुत अच्छा काम करती है। तो लवंग सिद्ध जल इसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसको ज़रूर देना। हर मेडिसिन के अनुपान में भी लवंग सिद्ध जल ही दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरे दिन लवंग सिद्ध जल पिलाइए तो पेशेंट ऐसे ही बहुत उसमें अच्छा फील करने लग जाता है जैसे ही सिद्ध जल जाने लगता है। तो लवंग सिद्ध जल का प्रयोग करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है जब जो पेशेंट है वो अर्ज के कारण जोर लगाता है, उससे कई बार रक्त अतिसार की अवस्था भी आती है। तो वहाँ पे फिर हमको संजीवनी बटी को थोड़ा रोकना पड़ेगा क्योंकि उसमें भल्ला तक है। तो रक्त के केस में अपने को संजीवनी बटी नहीं देना है। वहाँ पे आप यूज़ करने के लिए थोड़ा सा शीत चिकित्सा की तरफ मोड़ लीजिए जब तक रक्त अतिसार है। तो मुक्ता भस्म या प्रवाल पिष्टी आप्रक भस्म ऐसा प्रयोग आप करोगे तो बहुत जल्दी उसमें आराम हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और एक केस आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा, साथ में आसानी से ज्वर जाएगा नहीं। पेशेंट कई बार उसमें आक्षेपक अवस्था में भी जाता है, वो बहुत मतलब ऐसी मतलब पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में बृहद कस्तूरी भैरव रस का प्रयोग बहुत अच्छा है। तो इस अवस्था में बृहद कस्तूरी भैरव रस के साथ हमको जाना है। तो लगभग इतना ट्रीटमेंट आप अगर टाइफाइड में जाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत आसानी से ट्रीटमेंट आ जाता है। और इस प्रोटोकॉल के साथ अगर आप जाएंगे तो बहुत मतलब आगे जो पेशेंट है ना उसको जब वो ठीक होगा फीवर से तो फिर वो बहुत एनर्जी के साथ फील करेगा। नहीं तो टाइफाइड फीवर 6-6 महीने तक पेशेंट को मतलब वीकनेस फील करवाता रहता है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लंघन और शुंठी सिद्ध जल ही है, उसका प्रयोग करना ही है। साथ में लवंगोदक का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संजीवनी बटी का मैंने प्रयोग आपको बताया ही है, साथ में नवसादर का प्रयोग भी मैंने आपको बताया। उसको शुद्ध ज़रूर करें, किसी भी ग्रंथ से आप उसकी शुद्ध करने की प्रोसेस पूरी देख ले, बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा है नहीं। तो इस तरह से पूरा इसमें रहता है और बहुत अच्छा रहता है। पूरा अपने को कफ के अनुसार ही इसमें देखना रहेगा और बिल्कुल ऐसे ही ट्रीटमेंट करते जाइए, बहुत आसानी से इसको आप कवर कर पाएंगे। तो ठीक इतना ही है आज के लिए टाइफाइड फीवर में। और इससे मेरे हिसाब से लगभग काफ़ी हद तक सारे केस इसमें आप मैनेज इससे कर लेंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो जैसा भी आपको लगे आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ में ये भी ज़रूर बताइए कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो पूछ लीजिएगा। मुझसे अगर किसी चीज़ का डोज या ऐसा कुछ रह जाता है तो उसका भी आप ज़रूर पूछें, क्योंकि गलत मेडिसिन नहीं देनी है। डोज हमेशा पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा जो भी आप आगे वीडियो चाहते हैं उसका भी थोड़ा सा मुझे सजेशंस बताइए। फीवर की सीरीज़ लगभग ख़त्म होने की आ गई है, 1-2 वीडियो और इसमें आएंगे और 4-5 वीडियो में हम लगभग फीवर को पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक फीवर के बाद आप चाहते हैं उस पर भी थोड़ा बताइए और वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि नए बच्चों को फीवर अगर मिलता है तो वो कुछ ना कुछ करते हैं और कुछ करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बच्चों के साथ ज़रूर, जो भी स्टूडेंट है 3rd, 4th, 5th ईयर इंटर्नशिप के जो हैं, 5th ईयर तो होगा नहीं, 3rd, 4th या इंटर्नशिप के बच्चों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।